जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। आप देख रहे हैं 9th स्टैंडर्ड ICSE बोर्ड मैथ्स के वीडियोस। दोस्तों, मैथ्स के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालेंगे, बेल आइकन को टच कर डालेंगे ताकि सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस अपलोड होते ही मिल सकें। वीडियोस पसंद आएंगे तो लाइक जरूर कीजिए। पसंद है तो लाइक है, पसंद है और लाइक नहीं तो कोई अच्छी बात नहीं है। लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। चलिए अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हम ले रहे थे सेकंड चैप्टर, पार्ट 10 ऑफ चैप्टर नंबर 2, वीडियो नंबर 15। क्या है हमारा चैप्टर? कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। दोस्तों, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की पहली प्रॉब्लम। During every financial year, the value of a machine depreciates by 12%. Find the original cost of the machine, which depreciates by rupees 2640 during the second financial year of its purchase. जब ये मशीन परचेज की गई थी उससे जो सेकंड फाइनेंशियल ईयर था, तो उस सेकंड फाइनेंशियल ईयर में मशीन की वैल्यू 2640 रुपीज डेप्रिशिएट हुई। आपको बताया था मशीन की वैल्यू क्यों कम होती है, क्यों गिरती जाती है हर साल। अगर वो मशीन एक साल में सेल नहीं होती है, मैन्युफैक्चरर के पास या रिटेलर के पास या होलसेलर के पास एक मशीन रखी है, वो सेल नहीं हुई, तो मैन्युफैक्चरर ने या शॉपकीपर ने या होलसेलर ने ये डिसाइड किया कि अब इसको रेट कम करके हम सेल करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में कि हर साल मशीन की वैल्यू 12% कम कर रहे हैं ताकि वो मशीन सेल हो सके। तो पूछा क्या है? फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट। इससे पहले जो प्रॉब्लम्स की थी सब में ओरिजिनल कॉस्ट दी थी, इसमें ओरिजिनल कॉस्ट ही हमें फाइंड आउट करनी है। हमें क्या दिया है? सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम्स हमने की है। फटाफट चालू हो जाते हैं। इसमें कुछ तो अलग होगा तभी तो लिया ये प्रॉब्लम। जब तक कुछ अलग नहीं होता तब तक हम और कोई प्रॉब्लम लेते नहीं। डी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को, तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया D2 विच इज गिवन 2640 रुपीज। प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे, ठीक है। हमने अमाउंट की प्रॉपर्टी देखी, हमने इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी देखी, और डेप्रिसिएशन के बारे में आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन बिल्कुल इंटरेस्ट की तरीके से चलता है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है। वो चेंज भी आपको मालूम है कि इंटरेस्ट की वजह से तो कैपिटल बढ़ता है और डेप्रिसिएशन की वजह से कैपिटल कम होता है। कैपिटल यानी कि इसमें कैपिटल क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो डेप्रिसिएशन है इतना। इंटरेस्ट के केस में जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी वही प्रॉपर्टी लगा के हम इसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें D1 चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मतलब फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। जिस तरह से फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए, P1 फाइंड आउट करने के लिए हमें I1 की जरूरत होती है, उसी तरह से डेप्रिसिएशन के केस में भी हमें ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए D1 की जरूरत है। और यहाँ पे हमें गिवन है D2, तो D2 से हम D1 कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला आपको मालूम है, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के केस में क्या होता है, वही जो इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन के केस में भी लागू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? D2 इक्वल टू D1 प्लस इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी क्या है? I2 इक्वल टू I1 प्लस I1 पर इंटरेस्ट। I2 इक्वल टू किसी भी ईयर का, जैसे I4 इक्वल टू I3 प्लस इंटरेस्ट ऑन I3 फॉर वन पीरियड। उसी तरह से डेप्रिसिएशन के केस में भी D2 इक्वल टू D1 प्लस प्लस ही होगा ना, D1 प्लस इंटरेस्ट ऑन D1। जिस तरह से I2 इक्वल टू I1 प्लस इंटरेस्ट ऑन I1, उसी तरह से D2 इक्वल टू D1 प्लस क्या मजा आया?
D1 माइनस इंटरेस्ट ऑन D1। देखिए डेप्रिसिएशन का चक्कर हमेशा इंटरेस्ट के जैसा चलता है, लेकिन इंटरेस्ट से ठीक उल्टा चलता है। जैसा कि आपको अच्छी तरह से मालूम है, आपने और भी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं कि जिस तरह से इंटरेस्ट में कैपिटल बढ़ता है, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी, इंटरेस्ट की वजह से कैपिटल बढ़ता है और डेप्रिसिएशन की वजह से ओरिजिनल कॉस्ट डिक्रीज होती है। तो D2 की वैल्यू D1 से कम होगी, इसलिए माइनस करने पर ही कम होगी ना। तो हम देखिए एक दूसरे शब्द में शब्द ढूंढ रहा था कि डेप्रिसिएशन को बच्चे आसानी से समझ पाए, उसके लिए कोई एक मुझे टर्म की जरूरत पड़ रही थी कि मैं कौन सा ऐसा शब्द बोलूं, तो वो मुझे मिल गया। हम डेप्रिसिएशन को कह सकते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट। ये कोई उसकी डेफिनेशन नहीं है, ये आपको कोई लिखना नहीं है, ये बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको कहीं लिखना भी नहीं है, ठीक है। तो फिर क्यों बताया जा रहा है ये? ताकि आप डेप्रिसिएशन को आसानी से समझ सकें। जिस तरह से इंटरेस्ट लग के कैपिटल बढ़ता है, तो जब नेगेटिव इंटरेस्ट हो जाएगा तो वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, यानी कि कैपिटल कम हो जाएगा उसकी वजह से। इसलिए ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बाकी इस सवाल में नया कुछ भी नहीं है, ठीक इंटरेस्ट की प्रॉब्लम की तरह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। हमें वैल्यू दी गई है, वैल्यू पुट अप करेंगे, सॉल्व कर डालेंगे। एलएचएस में क्या है हमारा D2 की वैल्यू दी है 2640 आ गया। एलएचएस में D2 की वैल्यू लिख दी इक्वल टू D1 माइनस D1 पर 1 पीरियड का इंटरेस्ट। यहाँ पे फॉर 1 पीरियड लिख देंगे, लिख लोगे कि लिख दूं? फॉर, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया, यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन D1 फॉर 1 पीरियड। ओके, तो 1 पीरियड है इसलिए इंटू 1, D1 इंटू 12 क्या है 12% हमें दिया हुआ है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हर साल वैल्यू 12% डिक्रीज हो रही है मशीन की, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया 12%, तो D1 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 1 ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको माइनस करके एलसीएम लेके आ जाएगा 88 आ गया। ये एलसीएम लेके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और D1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। D1 की वैल्यू आ जाएगी ₹3000। ये कैलकुलेट करके D1 की वैल्यू आ गई। अब D1 का हम क्या करेंगे, जैसे जो I1 का करते हैं वही D1 का करेंगे। हमें पूछा क्या है, प्रिंसिपल यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, तो लिख देंगे हम यहाँ कहीं स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज P1, P1 लिख सकते हैं या P लिख सकते हैं, ये आप यहाँ पे सेंटेंस में लिख देंगे जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे अपना, ये आ गया 25,000। P1 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेट करके आप फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। तो क्या था इस प्रॉब्लम में नया? यही नया था कि डेप्रिसिएशन को आप अच्छी तरह से पहले समझ तो चुके थे, लेकिन इस फॉर्म में कोई प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं थी, इसलिए इस तरह की एक प्रॉब्लम लेनी जरूरी थी। अब इसके बाद आएगी वो प्रॉब्लम जिसका बेसब्री से बहुतों को इंतजार है, तो लेते हैं वो ट्रिकी प्रॉब्लम। तो ये है वो प्रॉब्लम जिसने बहुतों को बहुत बहुत परेशान किया है, और मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि इस प्रॉब्लम ने पब्लिक को इतना परेशान क्यों किया है। बेचारी सीधी सादी सी तो प्रॉब्लम है, देखते हैं ऐसा क्या है इस प्रॉब्लम में। अशोक बोरोड ₹12,000 एट सम रेट % कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर 1 ईयर ही पेड बैक ₹4,000, ठीक है, एक साल के बाद ₹4,000 अशोक ने चुका दिए। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर बी ₹920, फाइंड। दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए कही गई हैं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ डेट। बहुत से लोग इसको डेबिट या डेब्ट पढ़ते हैं, एक्चुअली इट्स डेट। द अमाउंट ऑफ डेट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ये दो चीजें सीधी सादी फाइंड आउट करनी है, दूसरे ही सीधे साधे प्रॉब्लम्स की तरह से ये भी एक सीधी साधी प्रॉब्लम है। जरा सी कोई चीज हटके आ जाए तो लोग इतना ज्यादा परेशान क्यों जाते हैं। थोड़ा सा एक विस्कस सर्कल के जरा सा भी बाहर निकलकर लोग सोचना नहीं चाहते, शायद यही वजह हो सकती है, बाकी तो कोई वजह है नहीं। स्टार्ट करते हैं नॉर्मल सभी प्रॉब्लम्स की तरह, ये भी स्टार्ट हो रही है, तो उतना मैंने लिख कर भी रख दिया है। फर्स्ट पार्ट हम इसका लेकर स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है
प्रिंसिपल, ठीक है, P1 ओरिजिनल प्रिंसिपल हमें गिवन है 12,000 रुपीज। तो I1 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे अपने फॉर्मूले से, P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। ये रहा, हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले R रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने एज्यूम कर लिया कि वो है R। तो I1 इक्वल टू 12,000, जो जो गिवन है उसकी वैल्यूज पुट अप करेंगे, जो जो गिवन नहीं है उसको अननोन के रूप में लेकर चलेंगे, जैसा कि हमने पहले भी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में किया है। तो I1 इक्वल टू 12,000 इंटू R इंटू 1 अपॉन 100। R हमें मालूम नहीं, कोई बात नहीं, R के फॉर्म में I1 की वैल्यू आ गई, काट पीट के 120R। I1 की वैल्यू क्या हो गई, 120R। अब अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अमाउंट। तो A1 आफ्टर 1 ईयर जो अमाउंट बन गया A1 वो हो गया I1 प्लस P1। तो I1 है 120R प्लस P1 है प्रिंसिपल हमारा 12,000 रुपीज। तो इसी फॉर्म में, क्योंकि हमें R अभी तक मालूम नहीं है, इसलिए A1 की वैल्यू भी R के फॉर्म में आई, 120R प्लस 12,000। अब P2 क्या होता है, जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होता है वो हमेशा होता है एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के अमाउंट के इक्वल, ठीक है। तो P2 इक्वल टू A1, करेक्ट है ना? नहीं, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया कि P2 इक्वल टू A1 इस प्रॉब्लम में नहीं होगा। इस तरह के प्रॉब्लम ले चुके हैं कि उसने कुछ अमाउंट चुका दिया है एक साल के बाद, कितना, 4,000 रुपीज। तो इसमें जो प्रिंसिपल रहेगा वो A1 के इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि 4,000 चुका दिया, इसलिए 4,000 रुपीज A1 में से माइनस हो जाएंगे। अब जो वैल्यू आई वो भी R के फॉर्म में आई, क्योंकि R अभी तक अननोन है। A1 की वैल्यू ये वाली R के फॉर्म में हम यहाँ पुट अप करेंगे। तो 120R प्लस 12,000 माइनस 4,000, तो आ जाएगा हमारा 120R प्लस 8,000, क्योंकि 12,000 में से 4,000 माइनस हो जाएगा, तो प्लस 8,000 हमारा रह जाएगा। 120R वैसा का वैसा ही रह जाएगा। कुछ प्रॉब्लम इसमें? अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। लोग देख रहे हैं आगे पता नहीं क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ऐसी सीधी सीधी तरीके से ये प्रॉब्लम चलती जाएगी। तो हम यहां तक पहुंच गए, P2 की वैल्यू आ गई हमारी R के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली I2 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमने P2 इसीलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि हमें I2 चाहिए। I2 इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100, फॉर्मूला लगा देंगे। फिर वही बात, जो अननोन है उसको अननोन लेके चलेंगे और जो नोन है उनकी वैल्यूज पुट अप कर देंगे। हो गया? क्या वैल्यू पुट अप की हमने, P2 की वैल्यू हमारी आ चुकी थी 120R प्लस 8,000। 120R प्लस 8,000 को हमने ब्रैकेट में लिया, क्योंकि इस पूरे P2 को मल्टीप्लाई करना है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 से, लेकिन R2 वही है जो R1 था, इसलिए हमने उसको R ही लिखा है। तो R हो गया, ये रहा 120R प्लस 8,000 इंटू R, क्योंकि यह है P2 इंटू R इंटू 1 पीरियड है सेकेंड ईयर, और अपॉन 100 हमारा हमेशा की तरह। और I2 की वैल्यू हमें गिवन है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है कितना, 920 रुपीज, ठीक है ना। तो हमने ये I2 की वैल्यू, अब आई एक नोन वैल्यू। अभी तक हम थोड़े से परेशान क्यों थे कि हमें अननोन चल रहे थे। अब एक साइड में हमारे LHS और RHS में से एक साइड में नोन आ गया, बात खत्म हुई। ये आ गया। आप बोलेंगे अभी बात खत्म कहाँ हुई, अभी तो शुरू भी नहीं हुई। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब ये कैसे हो गया, 120R था, 12R कैसे हो गया, 8,000 था, 800 कैसे हो गया, मालूम है आपको, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपने 10 कॉमन लिया, 10 कॉमन लेने की वजह से ये 100 का जो एक जीरो था वो उस 10 से कैंसिल हो गया, इसलिए 100 की जगह हो गया 10, और ऊपर एक जीरो कम हो गया दोनों टर्म्स में से, क्योंकि दोनों में से 10 आपने कॉमन ले लिया है। तो अंदर ब्रैकेट में बच गया 12R। यार कैलकुलेशन करके दिखाना नहीं चाहता, मगर करना पड़ता है, और इस प्रॉब्लम में तो वैसे भी करना पड़ेगा। तो 12R प्लस 800 इंटू R, 1 वैसी था, 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, LHS की जगह RHS, RHS की जगह LHS लिख रहा हूं, तो ताकि R वाले जो टर्म्स हैं वो LHS में आ जाएं। ठीक है, तो इस 920 को मैं उधर ले जाऊंगा RHS में, और ये हमारा पूरा LHS में आ जाएगा। इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, हो जाएगा 12, ये आ गया, 10 को
इधर लेके गए 9200 हो गया। इस ब्रैकेट को ओपन किया 12r² प्लस 800r, क्या आ गया 12r² प्लस 800r। हमने LHS को उठा के RHS में रख दिया और RHS को उठा के LHS में रख दिया, क्योंकि हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर सकते हैं ना ऐसा, LHS की जगह RHS, RHS की जगह LHS, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए 4 से कट रहे हैं ये सभी टर्म्स, तो 4 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। 4 3 12, ये आ गया। अब मैं आपको पहले वो किस्सा सुनाता हूं कि जब ये प्रॉब्लम मैंने पहली बार सॉल्व की थी तो क्या हुआ था। बताऊं क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। जिस तरह से 2 मिनट 2.5 मिनट में बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, उसी तरह से 2 2.5 मिनट 3 मिनट में ही ये सीधी सादी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। तो फिर मैं ये किस्सा क्यों सुना रहा हूं? किस्सा है इसलिए सुना रहा हूं। लोग इतना इस प्रॉब्लम में परेशान क्यों हैं, और मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उतना ही टाइम लगाया, उतनी ही आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई जितनी आसानी से बाकी की सभी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। अभी देखिए, आपको समझा के प्रॉपर्ली प्रेजेंट करने में ये टाइम जाता है, समझाने में टाइम जाता है। अपने लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं जाता है। 2 2.5 मिनट ही लगते हैं, या 3 मिनट लगते हैं, 3.5 मिनट लगते हैं किसी प्रॉब्लम में, ठीक है। तो उतना ही टाइम इसमें भी लगा था। अब उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व की थी तब की बात कर रहा हूँ, तो 2 2.5 मिनट में मैंने सॉल्व की। बाकी की और भी कुछ प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व करनी थी, वो सब सॉल्व की और अपने चद्दर तान के सो गया। अचानक रात के 2:30 बजे मेरी नींद खुली। क्यों नींद खुली? अचानक मुझे याद आया कि जिस मेथड से ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है वो मेथड सिलेबस में है भी कि नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं 9th स्टैंडर्ड को नहीं पढ़ाता था, मैं थोड़ा हायर क्लास को पढ़ाता था। और मुझे थोड़ा सा ये डाउट हुआ कि मैंने 9th स्टैंडर्ड की बुक में कहीं वो मेथड देखा नहीं है। तो मैं तुरंत बुक उठाकर बैठा रात को और पूरी बुक छान मारी, पूरे पेजेस पलटे और मैंने देखा कि वो मेथड 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं है। अब नहीं है तो क्या करें? परेशान हो जाएं? परेशान तो मैं तब भी नहीं हुआ। चलिए मैं उस मेथड का नाम बता देता हूं। पहले वो मेथड है श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य जी का नाम सुना है? नहीं सुना तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, श्रीधराचार्य जी। एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है इक्वेशन की, उस फॉर्म की इक्वेशंस किसी मैथमेटिशियन से सॉल्व नहीं हो रही थी, श्रीधराचार्य जी ने सॉल्व की थी। उसके बाद से उस मेथड से सभी लोग उस टाइप की, उस पर्टिकुलर फॉर्म की इक्वेशन को सॉल्व करने लगे, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैंने तो श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर दिया था। श्रीधराचार्य मेथड है क्या मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। अब श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर दिया और वो मेथड सिलेबस में है नहीं, तो क्या करें? दूसरे लोगों की तरह हम भी परेशान हो जाएं। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, मैंने कई वीडियोस में ये बात की है कि शायद इससे पहले वाला वीडियो, ये कौन सा है, पार्ट 10, शायद मैंने पार्ट 8 में भी ये बात बोली थी कि इस टाइप की प्रॉब्लम में इस तरह का फार्मूला लगता है, इस टाइप की प्रॉब्लम में इस तरह का फार्मूला लगता है। वैल्यूज पुट अप करेंगे, आंसर निकालेंगे, वैल्यूज पुट अप करेंगे, आंसर निकालेंगे। मैथ्स का ये मीनिंग जिन लोगों ने समझ रखा है वो तो जरा सी हटके प्रॉब्लम आ जाए तो परेशान होंगे ही। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट पे जोर देता हूं। किसी पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है तो वो क्यों है? फॉर्मूला यही क्यों है? इसकी जगह कुछ और क्यों नहीं है? P इंटू आर क्यों है? इंटू आर की जगह डिवाइडेड बाय आर क्यों नहीं है? कोई भी फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला बना क्यों है? जब तक मैं क्यों की तह तक नहीं पहुंच जाता और नहीं पहुंचा देता अपने स्टूडेंट को भी, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता, और उसी को मैथ्स कहते हैं। अगर ये क्यों के पीछे पड़ने वाला एटीट्यूड आपका भी होगा तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके हाथ से बचकर जाएगी नहीं। जरा सा एक विस्कस सर्किल के बाहर सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम एकदम इजी है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक इस प्रॉब्लम को ही रॉन्ग करार दे दिया कि प्रॉब्लम ही रॉन्ग है। अरे यार, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम कैसे रॉन्ग हो जाएगी? हाँ, कोई प्रॉब्लम ऐसी जरूर हो सकती है कि जिसका डेटा सफिशिएंट ना हो, कि भाई ये डेटा सफिशिएंट नहीं है, इतने डेटा से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं। बाकी रॉन्ग क्या होता है? और फिर इस प्रॉब्लम में तो ऐसा नहीं है कि डेटा सफिशिएंट ना हो, इस प्रॉब्लम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको आपने जरा सा ब्रेन के एक विस्कस सर्किल के बाहर सोचने की कोशिश नहीं की और तुरंत प्रॉब्लम को रॉन्ग डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस बुक को आप रेफर करके चल रहे हैं
वो कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है। सबसे पहले तो उसकी रेस्पेक्ट कीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर थोड़ी सी ट्रिकी है तो उसको एनफ टाइम दीजिए। टीचर्स के लिए बोल रहा हूँ, जो टीचर्स मेरा वीडियो देख रहे हों उनके लिए बोल रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर थोड़ी सी ट्रिकी है तो वो जितना टाइम मांगती है, जितनी मेहनत मांगती है, उतनी मेहनत पहले आप उस पर कर दीजिए, फिर किसी नतीजे पर पहुंचिए। और एक बात कि अगर उसके बाद भी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं तो मुझ तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसी तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं जो मुझसे बचकर चली जाए। अब मैं बताता हूं कि श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करने के बाद भी मैं परेशान क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि मुझे सिर्फ श्रीधराचार्य मेथड ही नहीं मालूम है, बल्कि मुझे यह भी मालूम है कि श्रीधराचार्य जी ने वो मेथड बनाया कैसे था। फिर से वही पॉइंट, कोई भी चीज है तो क्यों है, कैसे है, मैं हमेशा फार्मूले के डेरिवेशन पे, उसकी पैदाइश के पीछे जरूर घुसता हूं कि ये फार्मूला आया कहां से और क्यों आया। ठीक है, अगर फार्मूले की पैदाइश यानी कि डेरिवेशन के पीछे पढ़ने की आदत आपकी पड़ेगी तो आप एक विस्कस सर्कल के अंदर फंसकर नहीं रह जाएंगे, उसके बियॉन्ड सोच पाएंगे। मुझे पता था कि श्रीधराचार्य जी ने जिस तरह से वो मेथड बनाया, वो बनाया कैसे मुझे पता था, का मतलब उस वक्त नहीं पता था, उस वक्त तो मैं था नहीं, लेकिन ये तो पढ़ाया जाता है ना। जब श्रीधराचार्य जी का मेथड पढ़ाया जाता है तो उस मेथड का डेरिवेशन भी पढ़ाया जाता है। तो लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन तो याद रखते ही, इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आती नहीं, इसलिए वो डेरिवेशन छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और सिर्फ फार्मूला याद रखते हैं, फार्मूले में वैल्यूज पुट अप करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब आ गई यहाँ पे ऐसी समस्या कि वो पर्टिकुलर फार्मूला सिलेबस में नहीं है, तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि श्रीधराचार्य जी ने वो मेथड बनाया किस तरह था, वो बनाने का जो प्रोसेस है वो सिलेबस के अंदर है। बात समझ रहे हैं आप? श्रीधराचार्य जी का मेथड सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस मेथड को बनाने के लिए श्रीधराचार्य जी ने जो जो स्टेप्स अपनाए थे वो सभी स्टेप्स आपके सिलेबस की हद में आते हैं, और आपके ही नहीं, 8th स्टैंडर्ड की सिलेबस के हद में आते हैं। तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को उन्हीं स्टेप्स पर चलकर, यानी कि श्रीधराचार्य जी के पग चिन्हों पर चलकर। क्या क्या उन्होंने, 3r² प्लस 200r इक्वल टू 2300। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं। एक्चुअली ये 3 से डिवाइड करे बिना भी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन 3 से डिवाइड करने के बाद आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से, यानी कि हर टर्म को हम 3 से डिवाइड करेंगे। कर सकते हैं ऐसा? तो फर्स्ट टर्म है 3r², इसको हमने 3 से डिवाइड किया, आगे हमारा r², 3 से 3 कैंसिल हो गया। सेकेंड टर्म हमारा आ गया 200r/3। इस सेकेंड टर्म को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं, लिख सकते हैं 200/3। जब इस टर्म को 3 से डिवाइड किया तो 200/3 इंटू r, यही आया ना। तो 200/3 को मैंने ऐसे लिख दिया 2 इंटू 100/3, क्योंकि 2 इंटू 100 क्या होता है, 200/3। तो लिख सकते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं अभी समझ में आएगा। 2 इंटू 100/3 इंटू r। अब मैंने इसके आगे क्या किया, ये क्या कर दिया भाई, इसमें मैंने ऐड कर दिया 100/3 का होल स्क्वायर। पिताजी का राज है, कुछ भी ऐड कर दिया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, RHS लिखेंगे। RHS में क्या है, हो गया, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि देखिए ये रहा इक्वल टू का साइन, ठीक है। इक्वल टू का मतलब आप जानते हैं, इक्वेशन का आप मतलब जानते हैं, इक्वेशन का मतलब है दिस मच इक्वल टू दिस मच। इक्वल टू का मतलब आप जानते हैं, बहुत सारे बच्चे समझ गए हैं कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, और कुछ बच्चे नहीं समझे। जो नहीं समझे हैं उनको समझाने के लिए एक तरीका बताता हूं कि देखिए इक्वल टू के साइन को आप हमेशा आप एक बैलेंस की तरह लेकर चलिए। एक बैलेंस है, ठीक है, तराजू, एक तराजू है जिसके ये 2 पैंस हैं। एक तरफ
कुछ वजन रखा है, दूसरी तरफ कुछ वजन रखा है, और अगर ये पेन्स ऊपर नीचे नहीं है, अगर ये दोनों एक लेवल में है, इसका मतलब यही तो हुआ कि जितना वेट इधर है उतना ही वेट इधर है, इसीलिए ये दोनों इक्वल हैं। अब अगर मैं ये करूं, इधर कुछ और सामान डाल दूं, मान लीजिए यहाँ 2 किलो सामान था, यहाँ पे 2 किलो सामान था, 2 किलोग्राम, ये दोनों लेवल में थे, बैलेंस थे, इसीलिए ये इक्वल टू थे। अब मैंने यहाँ पे 200 ग्राम सोडा डाल दिया, तो क्या होगा, तब भी ये इक्वल रहेगा? नहीं रहेगा ना, ये नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो हमारा मामला हो जाएगा डिसबैलेंस, और उसको इक्वल टू नहीं कहते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तो ये करना है, हमें तो इस पे 200 ग्राम्स रखना ही है, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ कीड़ा है, कुछ खुराफात है, तो खुराफात करने के लिए हमें इस पर कुछ ना कुछ रखना ही है। तो करेंगे क्या, जितना वजन यहाँ रखा है उतना ही वजन यहाँ भी रख देंगे। तो हमने यहाँ पे LHS में क्या ऐड कर दिया, ये चीज़ें एक्चुअली आप जानते हैं, ये 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को ये कोई समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये बैलेंस का एग्जांपल देकर मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप कभी भी नहीं अटकेंगे, कभी भी इस तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे। आपने रैशनल इरेशनल के चैप्टर में जब सर्च सॉल्व की थी तो कई बार आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसा किया था कि नहीं, कि हमें डिनोमिनेटर को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो जब डिनोमिनेटर को करना पड़ा तो उसी पर्टिकुलर नंबर से हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया। वहां भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बैलेंस के, एक तराजू के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। सिमिलरली इक्वल टू के भी केस में होता है कि LHS इक्वल टू RHS है, यानी कि दोनों पैंस एक लेवल में हैं, तो एक तरफ अगर हमने कुछ बढ़ा दिया तो दूसरी तरफ भी हमें उतना ही बढ़ाना होगा, उसको बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे ये जो था यही आ गया, 3 से डिवाइड तो हमने सबको किया ही है, तो उसमें तो कुछ नहीं कि सबको ही 3 से डिवाइड किया, यानी कि पूरे LHS को भी 3 से डिवाइड किया और पूरे RHS को भी 3 से डिवाइड किया, यानी कि जो पूरा वजन था उसको 1/3 कर दिया, इधर का भी, इसके भी पूरे वजन को 1/3 कर दिया, तो दोनों इक्वल हो गए, वहां तक तो इक्वल हो गए। लेकिन इक्वल करने के बाद हमने इधर कुछ वजन ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया हमने, ये यहां तक तो ठीक था ना, इसको 3 से डिवाइड किया, ये आया, इसको 3 से डिवाइड किया, ये आया, इसको 3 से डिवाइड किया, छूट गया। घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, मुझसे तो कोई प्रॉब्लम बच के जाएगी नहीं, ठीक है, नहीं जाएगी, लेकिन तो ये 3 से डिवाइड जब पूरी इक्वेशन को किया है तो सभी जगह किया है, LHS पूरे LHS को 3 से डिवाइड किया है तो पूरे RHS को भी 3 से डिवाइड करना होगा। तो RHS को 3 से डिवाइड किया तो 2300/3 आ गया, लेकिन LHS में ये टर्म हमने ज्यादा कर दिया, तो इतना ही हमें RHS में भी ऐड करना होगा। कर देते हैं, ठीक है। 100/3 होल स्क्वायर इधर ऐड किया, 100/3 होल स्क्वायर उधर ऐड किया। अब हमारा जो तराजू है, जो बैलेंस है, वो फिर से लेवल में आ गया। हमें अपने तराजू को लेवल में रखना है, बस, और कुछ नहीं करना है। लेकिन ये खुराफात हमारे दिमाग में आई कहाँ से? हमारे दिमाग में नहीं आई, ये तो श्री धराचार्य जी के दिमाग में आई थी। हम तो बस उनके पग चिन्हों पर चल रहे हैं और उनके मेथड को हम अपने सिलेबस की हदों में लेकर आ रहे हैं। अभी तक मैंने जो काम किया, क्या वो बियॉन्ड द सिलेबस है? अभी तक कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं। आपके क्या ये आप 8th में नहीं करते थे? क्या पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते? क्या LHS और RHS में कोई भी सेम टर्म आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते थे? करते थे ना, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, और इस तरह की सिचुएशन तो आपकी आती ही रहेंगी। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बियॉन्ड द सिलेबस है। इसके आगे जो मैं स्टेप लेने जा रहा हूं वो भी बियॉन्ड द सिलेबस नहीं है, सिलेबस की हदों के अंदर ही है। कुछ बच्चे समझ गए हैं कि मैंने ये हरकत क्यों की है, और जो नहीं समझे हैं वो भी लिखते ही समझ जाएंगे। ये हमने एक फॉर्म बना दी, R² प्लस 2 × 100/3 × R प्लस 100/3 का होल स्क्वायर, एक नंबर का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्म बन गई हमारी? क्या ये बियॉन्ड द सिलेबस है? ये फॉर्म A + B होल स्क्वायर, क्या ये बियॉन्ड द सिलेबस है? हम सब कुछ सिलेबस की हदों के अंदर ही कर रहे हैं। तो ये हो गया R पहला टर्म प्लस दूसरे टर्म का होल स्क्वायर। पहला टर्म है R, दूसरा टर्म है 100/3, इन दोनों के एडिशन का ये होल स्क्वायर बन गया।
ठीक है। R इस पूरे LHS को हमने लिख दिया ये R प्लस 100/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि देख लीजिए इस होल स्क्वायर को आप ओपन करके देख लीजिए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2 इंटू R, चाहे कोई भी पहले ले लो कोई भी बाद में ले लो, इंटू करने में तो सेम ही रहता है, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2 इंटू R इंटू 100/3 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है 100/3, तो 100/3 तो 100 के ऊपर ही स्क्वायर नहीं लगा देंगे, 100/3 पूरे के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि ये 100/3 पूरा का पूरा सेकेंड टर्म है। ये हो गया हमारा R प्लस 100/3 का होल स्क्वायर। और RHS में जो आया उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। उधर 9 एलसीएम लेंगे, 9 क्यों, क्योंकि ये 3 3 सा 9 हो गया, स्क्वायर है ना, 100 का भी स्क्वायर हो गया, 10,000 3 का स्क्वायर हो गया 9, इधर 9 एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, ये आ गया 3 3 सा 9, 3 से मल्टीप्लाई किया 2300 को, ये आ गया 6900 प्लस ये 3 3 सा 9 कैंसिल हो गए, तो ऊपर आ गया हमारा 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर होता है 10,000। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये लिख दिया मैंने इसको 16900/9 आया था, इसको मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए लिख दिया। ये क्यों कर रहा हूं ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। 100 इंटू 169/9, 169 इंटू 100 है कि नहीं, तो 100 इंटू 169 लिख दिया इसको, और 9 को वैसा का वैसे लिख दिया। अब हम लिख देंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, LHS में तो यही है ना, R प्लस 100/3 का होल स्क्वायर, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे पूरे का तो हो जाएगा R प्लस 100/3, R प्लस 100/3 होल स्क्वायर। जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वही नंबर आ जाता है जो स्क्वायर के अंदर लिखा होता है। ठीक है, तो इसका जब हमने स्क्वायर रूट लिया R प्लस 100/3 होल स्क्वायर का, जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो आ गया R प्लस 100/3। ठीक है, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट, जो लिखा हुआ था 100 इंटू 169/9। ये प्लस माइनस क्या है मालूम है, मालूम होगा, कुछ बच्चों को मालूम है, कुछ बच्चे भूल गए हैं। ये प्लस और माइनस क्या है, ये प्लस माइनस का मतलब प्लस एंड माइनस नहीं है, प्लस और माइनस है, या तो प्लस या माइनस। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें आइदर प्लस और माइनस ये दोनों ही केसेस लेकर चलने पड़ते हैं। क्यों लेकर चलने पड़ते हैं, फिर वही क्यों, जब तक आप क्यों के पीछे नहीं पड़ेंगे मजा नहीं आएगा, फिर रट के बैठेंगे और किसी दिन भूल जाएंगे। तो क्यों मैं आपको थोड़ा सा अलग से यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। किसी प्रॉब्लम में अगर ये नहीं, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये लिखा है अलग से वैल्यू, किसी प्रॉब्लम में अगर x स्क्वायर इक्वल टू 25 आता है तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो क्या आएगा, x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो स्क्वायर रूट क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है x स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, RHS का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 5। ठीक है, 5 तो आएगा, लेकिन हम आइदर प्लस और माइनस दोनों केसेस लेकर चलेंगे। क्यों लेकर चलेंगे, पहले लिख देता हूं प्लस और माइनस। क्यों लेकर चलेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 25 था, तो x इक्वल टू +5 होगा या -5 होगा। क्या आप गारंटी से बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 5 होगी। x की वैल्यू अगर 5 है, हम लेते हैं उल्टा, अगर हमें मालूम है कि x की वैल्यू 5 है तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 25, और अगर x की वैल्यू -5 है, -5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 25, तो x स्क्वायर तो 25 ही आएगा ना। x स्क्वायर इक्वल टू 25, फिर से लिख दिया, क्यों लिख दिया, अगर x की वैल्यू 5 है तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 25, और अगर x की वैल्यू -5 है तो स्क्वायर करने पर तब भी x स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 25। तो जब हमारे पास पहले x स्क्वायर इक्वल टू 25 है
तो हमें तो नहीं मालूम ना, जो x स्क्वायर इक्वल टू 25 है वो x इक्वल टू 5 को स्क्वायर करने पर आया है या x इक्वल टू -5 को स्क्वायर करने पर आया है। इसलिए जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों केसेस लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर भी हम प्लस और माइनस दोनों केसेस लेकर चल रहे हैं और दोनों को कंसीडर करके देखेंगे कि उनमें से हमारे इस पर्टिकुलर केस में कौन सा सही बैठ रहा है। तो हमने प्लस और माइनस यहाँ पे अभी दोनों साइन लिखे हैं। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और 169। ये सारे स्क्वायर रूट्स एंड स्क्वायर्स भी आपको याद होने चाहिए। 169 किसका स्क्वायर होता है? 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये हो गया 13 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो आ गया 10 इंटू 13/3। प्लस माइनस चलेगा साथ में, ठीक है ना। 10 इंटू 13 स्क्वायर रूट लेने पर और डिनोमिनेटर में आ गया 3। तो 10 इंटू 13/3 प्लस एंड माइनस दोनों लेकर चल रहे हैं और इक्वल टू आ गया 10 इंटू 13 130/3 प्लस और माइनस दोनों लेके चलेंगे। अब इन दोनों का हम करेंगे क्या? फ्रेश बोर्ड पे देखेंगे। अब r की वैल्यू क्या जाएगी? यहां तक पहुंच गए थे। LHS में से 100/3 को RHS में लेकर गए और R की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। किस तरह से? अभी कैलकुलेट नहीं हुई क्योंकि अभी हमारा वो प्लस और माइनस साथ साथ में चल रहा है। चलिए चल रहा है तो पहले लिख देते हैं। प्लस माइनस तो प्लस माइनस ही है। 130/3 माइनस 100/3, क्योंकि ये LHS में प्लस में था, 100/3 RHS में गया तो माइनस में हो गया। अब देखिए हम प्लस और माइनस दोनों केसेस लेकर चलते हैं स्क्वायर रूट जब लेते हैं तब। अब हम देखेंगे कि जिस अननोन की हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो R रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। कम से कम इस केस में तो माइनस में नहीं हो सकता। तो अगर हम यहां माइनस ले लेते हैं, ये प्लस माइनस का क्या मतलब है कि आइदर प्लस और माइनस, तो एक बार हमें प्लस भी लेकर देखना पड़ेगा और एक बार हमें माइनस भी लेकर देखना पड़ेगा। तो जब हम माइनस साइन लेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस और हमारी R की वैल्यू आ जाएगी माइनस में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ एक सेंटेंस में ये बात हम लिख देंगे कि एज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कांट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक प्लस साइन and therefore R will be equal to plus 130/3 minus 100/3। आ गया हमारा आंसर 10%। 130 minus 100 that is 30 and 30 divided by 3 that is 10%। क्या मुश्किल था? क्या हमने इस प्रॉब्लम में ऐसा काम कर दिया जो बहुत बड़ा आश्चर्यजनक काम था। एक छोटा सा हमारे एक स्टेप थोड़ा सा बियॉन्ड था। देखिए इस प्रॉब्लम को मैंने दोनों मेथड से सॉल्व किया। पहले तो मैंने बताया था ना कि मैंने श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर दिया था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये श्रीधराचार्य मेथड सिलेबस में नहीं है तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ कि श्रीधराचार्य ने उस मेथड को बनाने के लिए जो प्रोसेस अपनाया था वो प्रोसेस सिलेबस की हदों में आता है। तो मैंने तुरंत उस प्रोसेस को लेकर इसको सॉल्व कर दिया। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग तो लगाना नहीं पड़ा। इसलिए दिमाग नहीं लगाना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा बियॉन्ड द सर्किल सोचने का मेरा एटीट्यूड है। यही एटीट्यूड आप भी डेवलप करेंगे तो ज़रा सा एक चैप्टर से हटके दूसरे चैप्टर की नॉलेज लग गई तो क्या हो गया? दूसरे चैप्टर की लग गई ना, कोई सिलेबस के बाहर की तो नहीं लग गई। और जो नॉलेज लग गई वो तो 8th स्टैंडर्ड की है। क्या a+b² फॉर्मूला 8th स्टैंडर्ड में नहीं है? ऐसा क्या कर दिया हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने में? हाँ, बस एक चीज आप कह सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है और कॉमर्शियल मैथमेटिक्स को हम कोशिश करते हैं कि अर्थमेटिक के हदों के अंदर रहकर सॉल्व करें, कोशिश करते हैं, जहां तक संभव हो कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलजेब्रा बिल्कुल लगाएंगे ही नहीं। अरे हमने तो अर्थमेटिक में भी अलजेब्रा लगाया था कि नहीं? रैशनल इर्रेशनल का चैप्टर हुआ था, ठीक है। सर्च सॉल्व करते वक्त आप ये a+b² a-b² के आइडेंटिटीज क्या आप उसमें यूज नहीं कर रहे थे? जहां भी कोई अल्फाबेट आ गया, a आ गया, b आ गया, p q r आ गया, x y आ गया, तो आपने उसको अलजेब्रा समझ लिया। ठीक है, वो अलजेब्रा है, लेकिन इन चीजों से यानी कि अलजेब्रा से आप 100% बच नहीं सकते। जहां तक बचा जा सके हम अर्थमेटिक एंड
कॉमर्शियल मैथमेटिक्स को विदाउट अलजेब्रा ही सॉल्व करेंगे, लेकिन जब जरूरी हो जाए तब हम अलजेब्रा भी लगाते हैं। हमने अर्थमेटिक में भी लगाया है, सर्ट्स को सॉल्व करते वक्त भी लगाया है, और हमने कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में भी। अब हम बोलेंगे कि भाई P इंटू आर इंटू टी, ये भी हमने P और R ये अल्फाबेट्स क्यों ले लिए, ये भी तो अलजेब्रा हो गया। तो जहां भी अल्फाबेट्स आ गए वहां अलजेब्रा ही हो गया, तो 100% इससे बच नहीं सकते। तो अलजेब्रा की जो हल्की फुल्की फॉर्म्स होती हैं उनकी हम चिंता नहीं करेंगे। ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब आइडेंटिटीज जो हैं ये कोई बहुत भारी भरकम अलजेब्रा है नहीं। इसको आप बेझिझक कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में भी और अर्थमेटिक में भी यूज कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में कुछ खास है नहीं, एंड ऑफ द सेकंड ईयर का अमाउंट पूछा है, फटाफट कैलकुलेट कर डालेंगे। A2 इक्वल टू P2 प्लस I2। P2 की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में हमने कैलकुलेट की है R के टर्म्स में। पीछे देखेंगे P2 इक्वल टू 120R प्लस 8000। अब हमें R की वैल्यू मिल चुकी है 10%, तो वैल्यू पुट अप करेंगे, फटाफट आंसर निकाल देंगे। ये आ गया R की वैल्यू 10%, I2 की वैल्यू 920 रुपीज। कैलकुलेट किया, आंसर आ गया 10,120 रुपीज। अब देखिए ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी है। अब देखेंगे कौन कौन से यूट्यूबर्स मेरे बाद इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम और लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम हम पहले ले भी चुके हैं, लेकिन इसमें एक चीज को मैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, इसीलिए ये प्रॉब्लम ले रहा हूं। फटाफट लेंगे। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर्स आर इतना, इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। ये तीनों ईयर्स के इंटरेस्ट हमें दिए गए हैं। फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एंड फॉर द थर्ड ईयर। ये दो चीजें हमसे पूछी गई हैं। तो जब भी हमें 2-3 ईयर्स के या 3-4 ईयर्स के सिर्फ इंटरेस्ट गिवन हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की प्रॉपर्टीज लगा के। ठीक है, तो लगा डालेंगे प्रॉपर्टी I2 के लिए। I2 के लिए क्यों, क्योंकि हमें सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो I2 के लिए यानी कि सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के लिए हमने कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की प्रॉपर्टी लगाई। तो आपको मालूम है प्रॉपर्टी क्या है, I2 इक्वल टू I1 प्लस I1 पर इंटरेस्ट। I1 पर इंटरेस्ट है 1 पीरियड का। कौन सा 1 पीरियड, I1 इंटू R2 इंटू 1 पीरियड है, इसलिए 1 अपॉन 100। तो ये R2 क्यों आया है, लास्ट वीडियो में मैंने जो प्रॉब्लम ली थी उसमें इसका रीजन बताया था कि ये I1 है, ये I1 है, तो ये R2 क्यों आएगा। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में से जो सक्सीडिंग ईयर है यानी कि जो बाद वाला ईयर है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगा, प्रीसीडिंग पीरियड का नहीं। क्यों, उसका रीजन, क्यों का जवाब मैंने लास्ट लेक्चर में दिया है। एक बार फिर से शॉर्टकट में रिपीट कर देता हूं कि ये I2 है। देखिए हम I2 कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला, ये जो प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं I2 के लिए लगा रहे हैं, I1 के लिए नहीं। हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं I2 की, तो I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए R2 लागू होगा। क्योंकि जो I2 आता है यानी कि सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट आता है वो फर्स्ट पीरियड के बाद आता है। फर्स्ट पीरियड का इंटरेस्ट हो गया, फर्स्ट पीरियड के इंटरेस्ट में कुछ प्लस करने पर हमें मिल रहा है I2, इसलिए फर्स्ट पीरियड से हम आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट पीरियड से आगे बढ़ रहे हैं मतलब सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड में जब हम पहुंच गए तो सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगा कि फर्स्ट ईयर का, ऑब्वियसली सेकंड ईयर का, यानी कि सक्सीडिंग ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगा। तो हमने फटाफट ये वैल्यूज पुट अप की और आंसर निकाल दिया। आपको ये बात समझ में आ गई, पहले भी समझ में आ गई थी कि R2 क्यों लगेगा, R1 क्यों नहीं, सक्सीडिंग ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों लागू होगा, प्रीसीडिंग पीरियड का क्यों नहीं। तो फटाफट वैल्यूज पुट अप करेंगे। देखिए इसको हमने थोड़ा सा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया है। ये हो गया 100 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू I1 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, ये सब आपको आता है। वैल्यूज पुट अप करेंगे। I2 की वैल्यू हमें गिवन है, पुट अप कर दी। I1 की वैल्यू हमें गिवन है, पुट अप कर दी। कैलकुलेशन करना आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं। R2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 15%। सिमिलरली अब I3 के लिए आप सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे। I3 इक्वल टू I2 प्लस I2 पर इंटरेस्ट फॉर 1 पीरियड। कौन सा पीरियड, थर्ड ईयर के लिए हम लगा रहे हैं। थर्ड ईयर का हमने इंटरेस्ट लिया है, इसलिए सक्सीडिंग ईयर हमारा कौन सा हो गया, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर नहीं थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के लिए हमने लगा दिया, R3 लागू हो गया हमारा।
एलसीएम लेके उसी तरह से हमने 100 प्लस R3 इंटू I2 अपॉन 100 कर दिया, वैल्यूज पुटअप की और R3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके निकाल ली 20%। तो ये हो गया हमारा आंसर 2। यहां हमने लिख दिया है आंसर 1। सिमिलरली हम यहां पे भी लिख देंगे आंसर 2, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, मॉडिफाइड फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम ली है। सेम प्रॉब्लम हम लास्ट लेक्चर में ले चुके हैं, फिर भी एक और प्रॉब्लम क्यों ली है, क्योंकि मैं इस फॉर्म में इस प्रॉपर्टी को लिखना चाहता था, आपको बताना चाहता था। ये फॉर्म बुक्स में गिवन नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। हर टीचर का अपना एक तरीका होता है समझाने का, बुक वाले ने अपने तरीके से समझाया है, मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं। तो इस तरीके से अगर आप इन प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कब I3 है तो कब R2 लगेगा, कि R3 लगेगा, कि कौन सा लगेगा। इसमें कंफ्यूजन आपको कभी भी नहीं होगा। तो क्या फॉर्म है ये, IN, हमने इसको जनरलाइज करके लिख दिया कि IN की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब हम दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें से जो सक्सीडिंग ईयर है वो है IN। मान लीजिए 5th पीरियड है, ठीक है, तो हम कौन से ईयर्स की बात कर रहे होंगे, 5th पीरियड एंड 4th पीरियड की। तो ये जो 5th पीरियड का इंटरेस्ट है IN यानी कि I5 हो जाएगा, और IN-1 मतलब n-1 हो गया 5-1 यानी कि 4। तो ये हो गया I5 और ये हो गया I4। अगर हम 4th एंड 5th पीरियड की बात कर रहे हैं तो I5 इक्वल टू I4 प्लस इंटरेस्ट ऑन I4, इंटरेस्ट ऑन IN-1 यानी कि प्रीसीडिंग पीरियड पे इंटरेस्ट लगेगा। फॉर nth पीरियड यानी कि सक्सीडिंग पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा तो प्रीसीडिंग पीरियड पे, लेकिन इंटरेस्ट लगेगा सक्सीडिंग पीरियड का, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगा सक्सीडिंग पीरियड का। तो ये हम, इससे भी आसान फॉर्म ये रहेगी याद करने की, तो कंफ्यूजन का बिल्कुल ही चांस खत्म हो जाएगा। क्या, IN इक्वल टू IN-1 प्लस इंटरेस्ट ऑन IN-1 कितना हो गया, IN-1 इंटू RN, जो हमारा nth पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा तो वो हो गया RN अपॉन 100। सिमिलरली अमाउंट के लिए भी हम ये प्रॉपर्टी इस तरह से इसी फॉर्म में याद करेंगे मतलब रटेंगे नहीं, इसको लॉजिकली आप समझ चुके हैं। सिर्फ आपको याद रखने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए एक पर्टिकुलर तरीका मैं बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अमाउंट के लिए भी AN इक्वल टू AN-1 प्लस AN-1 इंटू RN, ये वाला जो यहां आएगा वही यहां आएगा, ठीक है। AN है तो RN आएगा अपॉन 100। तो इस फॉर्म में इन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। तो अब हम खत्म करते हैं इस लेक्चर के साथ साथ इस चैप्टर को भी। तो किन बातों पर ध्यान दिया आपने इस वीडियो में, कि प्रॉब्लम्स की, कॉन्सेप्ट्स की, प्रॉपर्टीज की, बाल की खाल निकालेंगे। बाल की खाल निकालने का एटीट्यूड आपके अंदर भी डेवलप होगा और जरूर डेवलप होगा, मुझसे पढ़ेंगे तो। मेरे टीचर श्री नंद किशोर शर्मा जी ने मेरे दिमाग को सोचने लायक बनाया, बाल की खाल निकालने वाला एटीट्यूड मेरे अंदर डाला, हर चीज की क्यों तक, तह तक पहुंचने का एटीट्यूड मेरे अंदर डाला। अब मेरा ये परम कर्तव्य है कि यही एटीट्यूड मैं आपके अंदर भी डेवलप करूं, जरूर डेवलप होगा। उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, बेल आइकन को टच करना होगा। और हाँ, एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक दूसरे को पढ़ाइए। जब आप अपने दोस्तों को पढ़ाते हैं तो मैथ्स का खिलाड़ी बनना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट using formula, and that's all about the compound interest without using formula. जय हिंद।